साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि कल आपका सीएसआईआर का आंसर की आ गया है क्वेश्चन पेपर चैलेंज करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मेरे यहाँ पे 2 आपके लिए मेरा एम है। और वो एम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से आपके ज़हन में एक फ़ियर होता है सीएसआईआर को लेकर, तो वो चीज़ को मेरा रहेगा कि आप क्वेश्चंस, हालाँकि बहुत सारे बच्चों का रिव्यू है कि क्वेश्चंस पेपर जो था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्वेश्चन पेपर हार्ड था। तो मैं भी इस बात से लगभग सहमत हूँ कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था, अगर मैं उसके लेवल की तरफ जाता हूँ, तो जो क्वेश्चन पेपर था वो स्लाइटली कहूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइटली जो था वो मॉडरेट की तरफ नहीं कहूँगा, स्लाइटली हार्ड क्वेश्चन पेपर था, दोनों ही शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? बट फिर भी आप वहाँ से क्वेश्चंस निकाल सकते थे। और मैं चूँकि सीएसआईआर को टारगेट नहीं करता हूँ, मैंने अपना सारा जो अभी मेरे चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है और मैंने जो जिसके लिए मैंने कमिटमेंट किया था, वो मैंने डीबीटी जेआरएफ के लिए किया था। तो मेरा ये भी कहने का मतलब है कि अगर आप उस पर्टिकुलर सीरीज़ को और लेक्चर को भी अगर आप देख कर जाते, तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे भी आप काफ़ी क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। और पर्टिकुलर यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें कहूँगा कि जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर अभी मैं इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आगे भी आपसे पूछे जाएँगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज़्म परमिट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड इन आइदर अ मेम्ब्रेन बाउंड या सेक्रेटेड फॉर्म। तो ये बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है और डीबीटी के टाइम पर भी मैंने ये चीज़ को आपको कवर कराया था कि जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, वो मेम्ब्रेन जब वो सिंथेसाइज़ होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं और फिर बाद में सिक्रीट कर दिया जाता है। तो आखिर यहाँ पे कौन-सी प्रोसेस होती है? तो जो यहाँ पे बेसिक प्रोसेस होती है, वो तरीके का कह सकते हैं कि आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, वो आपका डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग होगा। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनिटली करना चाहिए था। बाकी क्लास स्विच से क्या होता है, आपके क्लास स्विच से एंटीबॉडी की क्लासेस, जो आपकी डिफरेंट एंटीबॉडी देखते हैं, वो निर्धारित होती है। कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे उतना महत्व नहीं रखता है, एलिलिक एक्सक्लूजन का भी वहाँ पे डिफरेंट फिनोमिना होता है। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हैं, हालाँकि बहुत ज़्यादा सीधे में जाते तो ये आपको स्प्लाइसिंग दे सकते थे, आरएनए स्प्लाइसिंग दे सकते थे, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग दे सकते थे, बट यहाँ पर इन्होंने डिफरेंशियल आरएनए प्रोसेसिंग दिया है, तो इस बेसिस पर भी आप इसको सही मानेंगे। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन आईडी है 703535, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो दिया गया है वो थर्ड है, जो कि सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेल सिग्नलिंग मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, ये भी आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ कर गए होंगे, उन्होंने डेफिनेटली इसको किया है। बोनस मैं कहूंगा कि सेवरल प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड बाय द फास्फोराइलेशन एट स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू टू अल्टर देयर एक्टिविटी। तो यानी कि आपको पता है, जब सेल सिग्नलिंग मैंने आपको पढ़ाया था, तो कोई भी आपके प्रोटीन्स होते हैं, उन पर अगर आप मान लीजिए एक्स प्रोटीन है, अगर आपने इस पे फॉस्फेट को जोड़ दिया या हटा दिया, तो इसके एक्टिविटी में प्रभाव पड़ता था, याद आया? तो फास्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन, मोस्टली फास्फोराइलेशन होने पर चीजें एक्टिव होती थी, बट कहीं कहीं पर आपको एक्सेप्शन केस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपसे सिंपल पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉट टिपिकली ए साइट ऑफ द फास्फोराइलेशन इन द प्रोटीन। तो कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो फास्फोराइलेशन नहीं होता है? तो जैसा कि आपने सीरीन का फास्फोराइलेशन पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओएच ग्रुप है, ओएच ग्रुप को हटाकर आप फॉस्फेट को आसानी से लगा सकते हैं, थ्रियोनीन को लगा सकते हैं, टायरोसिन को लगा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा सेल सिग्नलिंग भी पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा अगर आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, तो आपने टायरोसिन रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज पढ़ा होगा, ठीक है? सीरीन थ्रियोनीन काइनेज का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जो आपका एमटॉर पाथवे जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो जो पाथवे होता है, वो पाथवे में सीरीन थ्रियोनीन काइनेज होता है, रेपामाइसिन वाला, याद आया? लेकिन जो आपका अमाइनो एसिड लाइसिन होता है, इसका फास्फोराइलेशन नहीं होता है। तो यानी कि ये जो होगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो बहुत ही आसानी के साथ बेसिक, चाहे आप इसको अमाइनो एसिड का क्वेश्चन कह लीजिए, चाहे आप सेल सिग्नलिंग का क्वेश्चन कर लीजिए, बट ये क्वेश्चन जो है ये आपका करने वाला था। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि अभी मैं रिसेंट में ही आईसीएमआर के लिए आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, वहां का जो मैंने कंटेंट लगाया था, वहीं से ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मैं आपको लाइन भी दिखाऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते थे, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि कलर ब्लाइंड फादर है, उसका एक डॉटर है हु इज आल्सो कलर ब्लाइंड है, और उसको टर्नर सिंड्रोम है, यानी कि जो महिला है उसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। तो जीनोटाइप ऑफ द डॉटर क्या क्या है? तो वैसे भी जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि ये आपकी महिलाओं में देखने को मिलता है, यानी गर्ल्स में देखने को मिलता है। इसमें जो कैरियोटाइप आपको देखने को मिलेगा, वो 45X देखने को मिलता है। और ये आता कैसे है? तो यहाँ पर जो आपका सेल डिवीजन में एरर होता है ड्यूरिंग मियोसिस के समय ऑफ एन ओवम रिजल्ट इन द ओवम विथ नो एक्स क्रोमोसोम, मतलब जो आपका ओवम था, ठीक है, वो सही से डिवाइड नहीं कर पाया, तो ये इस तरीके से सेपरेट हो गया कि एक ओवम में
2 एक्स क्रोमोसोम आ गए, ठीक है? और एक ओवम में कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है और यही वाला ओवम जो होता है वो फ्यूज़ कर जाता है स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम से। मान लीजिए कि ये स्पर्म है, ठीक है? स्पर्म यानी कि जो सॉरी ये आपका मेल होगा, मेल का क्या होगा? एक्स वाई क्रोमोसोम होगा। तो ये क्या करेगा, मेल के एक्स क्रोमोसोम से आके ये वाला पर्टिकुलर फ्यूज़ कर जाएगा। तो ये जो कंडीशन आपकी अराइज़ होती है, ये आपकी टर्नर सिंड्रोम की अराइज़ होती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको ट्रांसलोकेशन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका जो आपका क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाया है, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं, या क्रोमोसोमल एनीप्लॉइडी कंडीशन यहाँ पे आती थी, ठीक है? यानी कि आपका क्रोमोसोम जो होता है वो सही से सेपरेट नहीं हो पाता है। तो यानी कि आपको ट्रांसलोकेशन नहीं लगाना है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है और किसमें हुआ है, तो ये आपके ओवम में हुआ है, ठीक है? ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यानी कि जो नॉन डिसजंक्शन इवेंट हुआ है वो आपके किसमें हुआ है, मदर में हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन आईडी है 703552, इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो थर्ड आएगा। तो आपको किसी भी तरीके का इसमें क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है भैया, कि आप इसको चैलेंज करने के लिए जाएँ। तो क्वेश्चन सही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार दूँगा, ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो एग्रोबैक्टीरियम से, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन्स आपसे डेफिनिटली पूछे जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट बताना है, ठीक है? अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नन ऑफ द वायरुलेंस जीन ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन आर एक्सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली। तो एग्रोबैक्टीरियम के जो जीन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ जीन जो होते हैं वो एक्सप्रेस भी होते हैं, जहाँ पे आप एक्सेप्शनल केस में जाएंगे। बाकी इंटीग्रेशन ऑफ द टीडीएनए विद द न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द प्लांट सेल अकर्स ओनली बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, गलत। ऐसा नहीं है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन भी होता है, बट और भी फिनोमिना जो होते हैं आपके नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग और दुनिया भर की चीजें होती हैं, उससे भी हो जाता है। होस्ट प्लांट जीन डू नॉट प्ले एनी रोल इन द एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट ट्रांसफर ऑफ द टीडीएनए इनटू द प्लांट सेल। तो ऐसा नहीं है, प्लांट के जीन भी बहुत काम करते हैं, ठीक है? जब आप एग्रोबैक्टीरियम मैंने आपने पढ़ाया था, तो मैंने आपने वहां पे देखा होगा कि इनिशियली जब होता है कि प्लांट में कोई घाव आता है, तो वहां पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करते हैं। तो पहला स्टेप ही जो होता है कि वो प्लांट ही जो होता है उस पूरे कहानी को इनिशिएट करता है, ठीक है? तो ये भी आपका फाल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये भी फाल्स हो गया, ये भी फाल्स हो गया, ये भी फाल्स हो गया। तो यानी बचा कौन सा, तो जो ओपाइंस होते हैं वो सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन फॉर एक्रोबैक्टीरियम सेल। तो ये जो होगा ये आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, कि ओपाइन जो होते हैं वो नाइट्रोजन के सोर्स होते हैं फॉर द एग्रोबैक्टीरियम के लिए, ठीक है? तो ये कहानी आपके लिए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आईडी आपकी 703565 थी, और इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन निकल कर आएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। तो यानी कि आप डीएनए जब आप पढ़ते हैं तो जेड डीएनए आपको पढ़ाया जाता है कि जो आपका जेड डीएनए होता है ये आपका लेफ्ट हैंडेड होता है, जिग जैग आप इसको कह सकते हो। इसकी जो यूनिट होती है, बार-बार बताया है, डाई न्यूक्लियोटाइड इसकी यूनिट होती है। तो आपको इसी से पहचानना था, आपको ट्रू देखना है, ठीक है? तो इसमें कह रहा है कि ए, बी एंड जेड डीएनए आर लेफ्ट हैंडेड, गलत बात। केवल जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। तो बी डीएनए यहाँ पे आप देख लीजिए, बी डीएनए हेलिक्स इज द राइट हैंडेड ए एंड जेड। तो जहाँ पे ए और जेड का नाम ले रहा है वो ऑप्शन ही आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ए और बी डीएनए जो होते हैं वो आपके राइट हैंडेड होते हैं, और जेड डीएनए जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आईसीएमआर में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आईडी जो हो जाएगी, इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि आप इससे बच नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बहुत सारे फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स दिए गए हैं, और कह रहा है कि कौन-सा करेक्ट नहीं है। अब आप इसमें देखिए, तो जैसा कि आपको पता है कि लाइट, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है? तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो आपके थाइलाकॉइड में होती है, याद कराया है, और डार्क रिएक्शन जो होती है वो आपके स्ट्रोमा में होती है, ठीक है? और याद भी करना होगा, तो थाइलाकॉइड के स्पेलिंग में एल आता है, तो एल को एल से जोड़ लीजिएगा। तो लाइट रिएक्शन आपके थाइलाकॉइड में होगा। थाइलाकॉइड में जब आपका लाइट रिएक्शन होता है तो वहां पे ही आपका एटीपी और एनएडीपीएच जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस होते हैं। ये भी बात आपका ट्रू है, ये भी बात आपका ट्रू है। इसके बाद अब अगर यहाँ पे थाइलाकॉइड में बन रहा है तो एनएडीपीएच आपका स्ट्रोमा में नहीं बनेगा, इससे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि ये ऑप्शन जो होगा ये आपका फाल्स हो जाएगा। बाकी ल्यूमन इज द इनक्लोज इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो ये भी बात आपका सही है। तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते थे, और फोटोसिंथेसिस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो ऑप्शन होगा
ये आपका क्या हो जाएगा, फ़ॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका कौन-सा ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन होगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया है, ब्लड के बारे में है। थोड़ी बहुत हमने इसका आईसीएमआर के प्रिपरेशन के टाइम पे ज़िक्र किया हुआ है, और नहीं है तो मैंने आपको इम्यूनॉलजी जब आपको पढ़ाया था तो अभी आप समझ सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन आप डीबीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आपका आया था जहाँ पे उन्होंने ब्लड प्लेटलेट्स से पूछा था। ठीक है? तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड। तो जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो मेगा कैरियोसाइट से बनती हैं। ये आपको मैंने इम्यूनॉलजी का जो मेरा मेगा रिवीजन का है, ठीक है? उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने ज़िक्र किया है, और ये आपका डीबीटी का जो क्वेश्चन पेपर भी था वहाँ पे भी मैंने इसको बताया है। ये आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर ही पूछा गया कि प्लेटलेट्स आपकी किस सेल से अराइव्ड होती हैं या डिराइव्ड होती हैं। तो ये आपकी मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। बाकी ये क्यूबे की बुक में जाएँगे तो जो वहाँ पे आपके हेमियोपोएटिक स्टेम सेल्स या ओरिजिन में जितने सारी सेल्स के नाम दिए गए हैं, वहाँ पे उसी चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा। इसके अलावा जब भी आप ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी ट्रू सेल्स नहीं होती हैं। इनको ट्रू सेल्स नहीं कह सकते हैं, नॉट ट्रू सेल्स। ये ट्रू सेल्स नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती हैं, सेल्स की फ्रेगमेंट होती हैं। ठीक है? तो जब ये सेल्स की फ्रेगमेंट होगी और इनमें सेल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनके में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी मेरा ट्रू हो जाएगा। और जब ये फ्रेगमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत छोटा इनका डायमीटर होगा, यानी कि 2 से 4 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होगा। तो यानी कि जो हाफ लाइफ होती है वो 20 से 24 डेज इनकी नहीं होती है। ठीक है? इससे भी कम इनकी हाफ लाइफ होती है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को याद रखिएगा, और इसको मैं ऑलरेडी अभी जितना यहाँ से क्वेश्चन आया है ये तो मैंने कराया ही है, बट इसके रिगार्डिंग आपको आईसीएमआर में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको आईसीएमआर के लिए आपको डिटेल कंटेंट आपको तैयार है, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको बताऊंगा। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 703545 है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 3rd ऑप्शन। समझ रहे हैं? तो किस तरीके से आप जो सोचते हैं ना कि सीएसआईआर का पेपर है, बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें पढ़नी है, ऐसा नहीं है बेटा। थोड़ी सी नॉर्मल चीजें भी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़कर जाना होगा। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन था, ब्लड प्लेटलेट्स का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कौन सा आपका रॉकेट साइंस लग रहा था, या एग्रोबैक्टीरिया मैंने आपको पढ़ाया था, डीएनए का हेलिक्स क्वेश्चन हो गए, टर्नर सिंड्रोम की कहानी आ गई। तो ये सारी चीजों को आपको क्या करना होगा, रिकॉल करना होगा, और इसको पर्टिकुलर लिखते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो कि आपका मैं कहूंगा कि आईसीएमआर के टाइम पर भी मैंने आपको पढ़ाया है, कि रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगस जीनोटाइप विद ए कम कमिटमेंट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप। यानी कि आपका होमोजाइगस कंडीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैंडम मेटिंग इज ड्यू टू। तो आपके जब होमोजाइगस जीनोटाइप बढ़ते जाते हैं तो ये क्या होता है, तो यानी कि जब आप सेल्फिंग कराते हैं, या अगर आप एनिमल केस में जाएंगे तो आप अगर इसको टेक्निकली अगर आप इन ब्रीडिंग बोलते हैं, दो चीजें होती है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। जब आप जनरेशन टू जनरेशन किसी एक ही इंडिविजुअल में आप इन ब्रीडिंग कराते जाते हैं, तो वहां पे क्या आता था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आता था। ठीक है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, जो आपके होमोजाइगस कैरेक्टर होते हैं वो आपके एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको होमोजाइगस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराना है तो आप क्या कराइए, बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग कराते रहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बनेगा वो आपका इंटेंस इनब्रीडिंग बनेगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड एस्टिमेट ऑफ द बायोडायवर्सिटी इन द इंडिया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द टैक्सा। तो इसमें भी आप कॉमन सेंस के साथ ये क्वेश्चन कर सकते थे। और जब भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो जब भी अगर आप सोच रहे होगे ना कि सर आप तो ये सब चीज पढ़ाते नहीं है एवोल्यूशन, तो आप ये क्वेश्चन को कैसे कह रहे हैं, तो बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं काइटीन का नाम आता है, जब भी मैंने आपको काइटीन आपको पढ़ाया है, याद आया बायोमोलिक्यूल्स में जब पढ़ते हैं, तो ये जो आपका काइटीन होता है, ये मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो आपको इसका बॉन्ड वगैरह तो तुरंत याद आना चाहिए कि हमने इसको कहाँ कहाँ पढ़ा है, कहाँ कहाँ इसका रोल है। तो जो ये काइटीन होता है, ये आपके आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। ठीक है? और आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में यानी कि आने का मतलब क्या हो गया, कि चूंकि अगर आप किसी भी एनिमल्स किंगडम के क्लासिफिकेशन में जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जो एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स या सबसे ज्यादा संख्या में जो आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वो आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी अगर आपको क्लासिफिकेशन करना हो तो आप इंसेक्ट्स की तरफ जाएंगे, और आप देख भी सकते हैं कि आपको बहुत सारे, जब आपके लाइट वाइट जलती है, या कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपको दिखते हैं, तो जो सबसे ज्यादा संख्या है वो आपकी इंसेक्ट्स की
होती है। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस में जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्गी दिया है, इसको तो आपको काट ही देना है। अब इंसेक्ट इंसेक्ट आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, और जब आप प्लांट की तरफ जाते हैं तो प्लांट में आपको एंजियोस्पर्म देखने को मिलता है। बस यही 2 से आपको ट्रैक करना था। तो यानी कि आपको लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको इंसेक्ट देखने को मिलेगा, और इनके नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा कि इनके जो सर्वाइवल के लिए जो आपका कह सकते हैं कि इनका क्या रीज़न है, सर्वाइवल का जो रीज़न है वो इनका काइटिन है। जो काइटिन की एक्सोस्केलेटन होती है वो इनके सर्वाइविंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके अलावा एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एल्गी आता है, फिश आता है, बर्ड आता है, और सबसे कम डायवर्सिटी आपको मैमल्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये जो स्टोरी है ये आपको याद रखना था, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी किसी भी केस में अगर आप जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नेक्स्ट वाले ऑप्शंस में उल्टा किया था सीक्वेंस, बट कभी भी आप जाएंगे तो आपको इंसेक्ट में डायवर्सिटी जो होगी वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यानी कि 703560 जो आपका क्वेश्चन आईडी है, और इसका राइट आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो आपका किसका हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कुछ क्वेश्चंस को अभी हम और चर्चा करेंगे डिफरेंट पार्ट में। ठीक है? तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी